हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा का राजन सीरीज के लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 19 तक पढ़ लिया था, तो आइए उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों बच्चों से आप क्या समझते हैं, वर्गीकरण कीजिए। ये शिक्षा मित्र परीक्षा जो हुआ था उसमें पूछा हुआ था। शिक्षा मित्र परीक्षा में ये उत्तर है इसका। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बच्चे, इनके बारे में ये हेडिंग है, उसके आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या असाधारण बच्चों की ये विशेषताएं पाई जाती हैं, वे साधारण बच्चों द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से भिन्न होती हैं। असाधारण बच्चों को ये विशेषताएं उनकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं और कार्यों को प्रभावित करती हैं तथा उनके कारण उनके साथियों का ध्यान भी उस ओर आकर्षित होता है। इसके आगे है वालेस वालिन के अनुसार, इनके अनुसार वे दोनों प्रकार के बच्चे असाधारण होंगे जिनमें ये दो विशेषताएं पाई जाएंगी। पहला है मानसिक या शारीरिक दृष्टि से साधारण बच्चों की अपेक्षा हीन हो। दूसरा, साधारण बच्चों की अपेक्षा बुद्धि में श्रेष्ठ हो। या तो वो कमजोर हो, नहीं तो वो तेज हो। इन दोनों बच्चों को विशिष्ट बच्चे के श्रेणी में आते हैं। उसके आगे दिया है, अतः स्पष्ट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे हैं जो शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से साधारण बच्चों से भिन्न है। इसके आगे है विशिष्ट या असाधारण बच्चों का वर्गीकरण। उत्तर नहीं, इसमें आगे है, विशिष्ट बच्चों की पहचान उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर की जाती है, जिसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बच्चे। दूसरा है सामान्य बुद्धि। तीसरा है मंद बुद्धि। प्रखर बुद्धि में शैक्षिक उपलब्धि उत्कृष्ट होती है, अर्थात इनकी शैक्षिक उपलब्धि 80% से ऊपर होती है। सामान्य बुद्धि में शैक्षिक उपलब्धि मध्य श्रेणी की होती है, अर्थात 40% से 59% के मध्य होती है। अल्प बुद्धि में शैक्षिक उपलब्धि 40% से कम होती है, अतः इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। इसमें है, देखते हैं क्या लिखा है। प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी प्रयागराज की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर लीडर रोड इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सन 1947 में की गई थी। यह कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के सामने है। यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में कार्यरत है। इसका सबसे प्रमुख पदेन निदेशक कहलाता है, जो शिक्षा विभाग सेवा संवर्ग 2 का अधिकारी होता है। यहाँ पर वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक के पद पर सृजित एवं कार्यरत हैं। इसके आगे है, मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप में सक्षम बनाने में प्रशिक्षण देना तथा छात्रों को व्यावसायिक एवं व्यक्तिक निर्देशन प्रदान करना है। दूसरा है मंडली मनोविज्ञान केंद्र। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इलाहाबाद अब जहाँ भी आ रहा है तो आप समझ लेंगे इलाहाबाद का नाम अब बदल के प्रयागराज हो गया है।
तो मैं इलाहाबाद ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप प्रयागराज लिखेंगे अपने, और जो पूछ दिया गया आंसर ये एग्जाम में तो आप प्रयागराज लिखेंगे। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपनी सेवाओं के विस्तार, सर्वसुलभ एवं विकेंद्रीकृत करने हेतु मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना किया हुआ है। जो मंडल अभी नए सृजित किए गए हैं वहाँ पर वह पुराने मंडल मनोविज्ञान केंद्र से ही संबंध है। इसका दायित्व मंडल मुख्यालय में अधिकारी के नेतृत्व में संचालित है। इसके आगे है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के कार्य। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है मंडल मनोविज्ञान केंद्र का कार्य मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यों का मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करना। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज बाल वैज्ञानिक आदि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की परीक्षा हेतु मार्गदर्शन परामर्श देकर तैयार करना। तीसरा है छात्रों को व्यवसाय चयन के लिए परामर्श देना। चौथा है छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण के लिए परामर्श देना। पांचवा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना। ये सब काम किसके हैं? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के कार्य हैं। तीसरा है जिला चिकित्सालय। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिला चिकित्सालयों में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ की अध्यक्षता में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक समिति होती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों बाधितों का आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण का प्रमाण पत्र करते हैं। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें आरक्षण या लाभ प्राप्त होता है। यही समिति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समुचित उपकरण, चश्मा, बैसाखी, ट्राईसाइकिल, तिपहिया ट्राईसाइकिल होता है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनको दिया जाता है। ट्राईसाइकिल जो 3 पहिया नहीं होता है उसी को ट्राईसाइकिल बोलते हैं, आदि प्रदान की संतुष्टि करती है। यह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को व्यवसायिक परामर्श भी प्रदान करते हैं। इनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांग पेंशन तथा यात्रा रियासत छूट भी प्राप्त होती है। चौथा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट सेंटर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट को एक केंद्रीय अकादमिक संस्था के रूप में जिला स्तर पर कार्य करना होता है। वह प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के दायित्वों का वहन करता है, जिसका मुख्य कार्य शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक सामग्री विकास, वैकल्पिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा तथा नवाचार परक कक्षा कक्ष गतिविधियों में अकादमिक मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक अनुसमर्थन प्रदान करता है। ये डायट के कार्य है। जो भी जिले में एक डायट होता है उसका कार्य है। उसके आगे क्या क्या दिया? उसके आगे दिया है अभी डायट में ही एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में यह ब्लॉक संस्थान केंद्रों, संकुल संस्थान केंद्रों, विद्यालयों को केवल अकादमिक समर्थन एवं अनुश्रवण ही नहीं प्रदान करता, बल्कि इनके मध्य संपर्क तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर अधिकाधिक बल प्रदान करता है। जनपद में डायट, बीआरसी, सीआरसी, विद्यालयों एवं शैक्षिक प्रशासन तंत्र के मध्य अनुश्रवण को सुदृढ़ संपर्क करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में डायट के उप प्राचार्य की अध्यक्षता में एक अकादमिक कोर टीम का गठन किया गया है। इस टीम में एक वरिष्ठ प्रवक्ता, 2 प्रवक्ता, एक क्वालिटी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं 2 ब्लॉक प्रभारी सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 22 है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे कौन होते हैं? इनकी पहचान, लक्षण बताइए। श्रवण दोष मतलब होता है जो सुनने में दोष हो, जिनके जो सुन नहीं सकते हैं। उत्तर है
यदि कोई बच्चा वातावरण में गुंजायमान आवाज सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सुनता है तो वह श्रवण दोष से ग्रसित बच्चा कहलाता है। पहचान इनका कैसे करेंगे आप? पहचान या लक्षण, पहला है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे बोलने वाले की ओर कान सम्मुख करके सुनते हैं। दूसरा, कान के पास बोलने से सुनते हैं। तीसरा, ऐसे बच्चे किसी के द्वारा मंद स्वर में बोलने पर नहीं सुन पाते हैं बल्कि तीव्र स्वर में सुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, श्रवण दोष का कारण बताइए। क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर इसका पहला, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब होता है वो जन्म से ही वो कम सुनते हैं या बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनको अनुवांशिकी दोष है ये। दूसरा है संक्रमण दोष। तीसरा है धूम्रपान, ज़्यादा नशा करने से भी श्रवण दोष हो सकता है। चौथा है चोट का कारण। पांचवा है कुपोषण। छठवां है तेज ध्वनि, और जो आप किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ बहुत तेज आवाज़ होता है, शोरगुल इलाके में रहते हैं, तो आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो ये भी एक कारण है। सातवां है कान की साफ सफाई न करना। कान में गंदगी भी जमा हो जाता है, इससे भी कम सुनाई देता है। प्रश्न संख्या 24 है, दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे कौन हैं? इनका लक्षण उपचार बताइए। दृष्टि दोष मतलब जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उत्तर, जब बच्चे किसी वस्तु, पुस्तक अथवा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को देखने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो ऐसे बच्चे दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे कहलाते हैं। इनके पहचान या लक्षण क्या क्या हैं? पहला है ऐसे बच्चे पुस्तक को बहुत निकट रखकर पढ़ते हैं। दूसरा, माथा एवं भौहें सिकोड़ते हैं। तीसरा, रंगों में अंतर नहीं कर पाते। चौथा, लिखित वस्तु को श्यामपट्ट से देखने के लिए बार बार पूछता है। प्रश्न संख्या 25 है, अस्थि दोष से ग्रसित बच्चों की पहचान, लक्षण बताइए। अस्थि ग्रसित बच्चे मतलब, अस्थि दोष से ग्रसित बच्चे मतलब होता है जो विकलांग होते हैं शारीरिक रूप से, जिनकी हड्डियां टेढ़ी होती हैं या पैर कमजोर होते हैं, उनको अस्थि दोष से ग्रसित बच्चे बोला जाता है। उसके उत्तर में क्या दिया है? पहला है हाथ पैर क्षतिग्रस्त होना। दूसरा, हाथ पैर की उंगलियों का न होना। तीसरा, अंगों की विकृति। चौथा, मांसपेशियों के तालमेल में समस्या। पांचवा है ऐसे बच्चे संकोची होते हैं और खेल कूद में सहभाग नहीं कर पाते। कहाँ से करेंगे? जब अस्थि ग्रसित होते हैं तो। प्रश्न संख्या 26 है, निर्देशन की विभिन्न विधियों के नाम बताइए। उत्तर, पहला है परीक्षण विधि। दूसरा है अवलोकन विधि। तीसरा परिमापन विधि। चौथा है अनुभव विधि और पांचवा है घटना संबंधित तथ्य। प्रश्न संख्या 27 है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कौन है? इनके प्रकार बताइए। पिछड़ेपन का कारण बताइए। इनकी विशेषताओं को बताते हुए इनकी शिक्षा व्यवस्था बताइए, अथवा पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। दूसरे में केवल बस शिक्षा पूछा है, ये बस शिक्षा किस, ये 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कौन कौन होते हैं? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक वे बालक होते कहलाते हैं जो कक्षा में बार बार समझाने पर भी नहीं समझते या औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते। सालेन के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। ये सालेन ने ये डिफिनीशन दिया था। इसके आगे है, अतः पिछड़े बालक अपनी आयु के सामान्य बालक से पढ़ने लिखने में पीछे रहते हैं। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है, परंतु मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। कहीं कहीं 80 भी दिया रहता है। 80 से कम जो भी होता है उनको पिछड़े बालक में माना जाता है। इसके आगे है पिछड़े बालकों के प्रकार। क्या क्या प्रकार हैं? पिछड़े बालकों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक। दूसरा है मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक।
तीसरा है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक। चौथा है शिक्षा के अभाव में पिछड़े हुए बालक। कुछ तो ऐसे पिछड़ जाते हैं, उनको शिक्षा मिलती ही नहीं है, या ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ से उचित उनके लिए अच्छे स्कूल नहीं है, इस वजह से वो पिछड़ जाते हैं। पांचवा है वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़े बालक। अब पिछड़ेपन का कारण, पिछड़ेपन का कारण है बच्चों के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है वंशानुक्रम। कुछ बालकों में वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण सामान्य से कम शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होता है और तब परिश्रम के अभाव में ये बालक अन्य कारणों से पिछड़ जाते हैं। दूसरा है शारीरिक कारण। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो निरंतर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिनके कारण वे पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और पिछड़ जाते हैं। इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप केवल सुनते जाइए और आपको समझ में आता जाएगा। तीसरा है परिवार का वातावरण। जिन बालकों के घरों में निरंतर कलह का वातावरण होता है, वे बालक पढ़ाई नहीं कर पाते और दूसरों से पिछड़ जाते हैं। आर्थिक स्थिति। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पिछड़ जाते हैं और आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा व्यवस्था। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से की जानी चाहिए। पहला है निर्धन परिवार वाले बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक दोषों के कारण यदि उन्हें कम सुनाई देता है तो उन्हें आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को चाहिए कि अभिभावकों से बात करके परिवार का वातावरण सुधारने की सलाह दें। चौथा है नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। पांचवा है शिक्षक को खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य करना चाहिए। छठवां है शिक्षण करते समय TLM का प्रयोग करना चाहिए। पीछे क्लास में ये आ चुका है। प्रश्न संख्या 28 है समस्यात्मक बालक कौन है, इनकी पहचान बताइए तथा शिक्षा व्यवस्था बताइए। अथवा समस्यात्मक बालकों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। यह प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वे बालक कहे जाते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं तथा असामान्य। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार एवं समायोजन सामान्य बालकों से भिन्न होता है। बोआर के अनुसार, अगला देखते हैं आगे इसके। बोआर के अनुसार समस्यात्मक बालक वे हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है यदि बालक में सीखने की ऐसी क्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती है। दूसरा है यदि बालक में अपने साथियों तथा शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर व्यक्तिक संबंध बनाने एवं कायम करने की अक्षमता हो। तीसरा है यदि बालक में समान परिस्थितियों में भी अनुपयुक्त भाव उत्पन्न होता हो या उसके द्वारा अनुपयुक्त व्यवहार किया जाता हो, तो ऐसे बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। चौथा है यदि बालक में व्यक्तिगत अथवा स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षणों, दर्द या अन्य विभिन्न तरह के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो, तो वो भी समस्यात्मक बालक होते हैं। अब आगे इसके समस्यात्मक बालक की पहचान। आप पहचान कैसे करेंगे कोई समस्यात्मक बालक है या नहीं? तो इसमें है वैलेंटाइन के अनुसार 2 से 5.5 साल के आयु के बीच प्रायः सभी बालक नटखट एवं उपद्रवी होते हैं। इसी ढंग से उन्हें पाया कि 10 से 12.5 वर्ष की आयु के 75% बालकों में दांत से नाखून कुतरने की आदत होती है। ये सभी व्यवहार ऊपर से देखने में समस्या व्यवहार के रूप में लगते हैं और ऐसे बालकों को लोग समस्यात्मक बालक समझ लेते हैं, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों में ये व्यवहार हट जाते हैं। यदि ये सभी उम्र बढ़ने के साथ समाप्त नहीं होते तो ऐसे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं वो अक्सर नाखून अपना दांत से काटते रहते हैं। लोग उन सबको समझ लेते हैं कि वो समस्यात्मक बालक हैं, लेकिन
कुछ बच्चे उसमें होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ वो छोड़ देते हैं वो आदत, लेकिन कुछ में वो आदत बनी रहती है। वो आजीवन ऐसे करते हैं, तो ऐसे बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं। इसके अनुसार समस्यात्मक बालक की शिक्षा एवं उपचार। पहला है घरेलू वातावरण में सुधार। किसी बालक को समस्यात्मक बालक बनाने में उसका घरेलू वातावरण अधिक महत्वपूर्ण है। अतः घरेलू वातावरण अनुकूल रहने से बालकों में मानसिक शांति बनी रहती है और ऐसी स्थिति में उनको किसी भी प्रकार की दी गई शिक्षा काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। ऐसे बालकों में शैक्षिक समायोजन की शक्ति की भी वृद्धि होती है। दूसरा है अच्छी अध्यापन विधियाँ। अध्यापक को चाहिए कि समस्यात्मक बालकों के बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अध्यापन विधि अपनानी चाहिए। तीसरा है मनोरंजन की सुविधा। स्कूल में मनोरंजन के पर्याप्त साधन होने चाहिए। समस्यात्मक बालक मनोरंजन की सुविधा के अभाव में अधिक समस्यात्मक व्यवहार प्रारंभ कर देते हैं। चौथा है शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के अभिरुचि तथा अधिक्षमता के अनुसार शिक्षा दें। इससे समस्यात्मक बालकों में काफ़ी सुधार होगा। प्रश्न संख्या 29 है मन बुद्धि बच्चे कौन हैं? विशेषताएं बताइए तथा पहचान बताते हुए शिक्षा व्यवस्था स्पष्ट करें। अथवा मन बुद्धि बालकों का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। मन बुद्धि बालकों के क्या लक्षण हैं? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। अथवा है मानसिक मंदित बालक कौन है? संक्षेप में बताइए। ये प्रश्न 3 तरह से पूछा हुआ है। ये जो है लास्ट वाला मानसिक मंदित बालक कौन है होते हैं संक्षेप में बताइए 2022 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। मंद बुद्धि बच्चे। शैक्षिक रूप से मंद बुद्धि बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनमें सूझ ग्रहण क्षमता, तर्क शक्ति एवं अवधान केंद्रित करने की क्षमता सामान्य बच्चों से कम हो। मंद बुद्धि बच्चों में अधिगम की क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में कम हो पाई जाती है। मंद बुद्धि बच्चों में समायोजन करने की क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में कम पाई जाती है। जब बालकों की शारीरिक आयु बढ़ती है परंतु उनका बौद्धिक विकास नहीं होता है, वह मानसिक रूप से छोटी आयु के बालकों के समान ही रह जाते हैं। इसके आगे है, यहाँ तक हो गया था। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। आगे है मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। मंद बुद्धि बालकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है बौद्धिक न्यूनता। ऐसे बच्चों का बौद्धिक स्तर अत्यंत नीचे होता है। इनमें सीखने तथा तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता कम पाई जाती है। इनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। दूसरा है हीन व्यक्तित्व। ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व अप्रभावी होता है। इनका स्वभाव उदासीन, खिन्न भावना युक्त एवं शिथिल दिखाई पड़ते हैं। तीसरा है शैक्षिक पिछड़ापन। ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं। उन्हें कोई तथ्य बार बार क्यों न समझाया जाए पर ये समझ नहीं पाते। प्रश्न संख्या इसका अगला पॉइंट है, चौथा है असामान्य शारीरिक संरचना। ऐसे बच्चों की आंखें तिरछी, जीभ मोटी, ओठ मोटे तथा सिर बड़ा होता है। पांचवा है अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं। ऐसे बच्चों की मानसिक क्रियाएं नियंत्रित नहीं होती हैं। इनका ध्यान एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है। मंद बुद्धि बच्चों की पहचान। आप पहचान कैसे कर सकते हैं कोई बच्चा मंद बुद्धि का है? मंद बुद्धि बच्चों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। पहला है मंद बुद्धि वाले सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे बच्चों की रुचि गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि विषयों में नहीं हो सकती है। दूसरा है इन बच्चों का बौद्धिक स्तर काफी निम्न होता है। तीसरा है मंद बुद्धि अपने आवेगों को रोक सकने में समर्थ होते हैं। चौथा है मंद बुद्धि बच्चे दूसरे से बातचीत करते समय कहते कम और सुनते अधिक हैं। पांचवा है मंद बुद्धि बच्चों की निरीक्षण शक्ति
तथा स्मरण शक्ति बड़ी निर्बल होती है। मंदबुद्धि बच्चों हेतु शिक्षा व्यवस्था। इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसको देखते हैं। पहला है सरल एवं रुचिकर शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है इन बच्चों को पढ़ाने की गति मंद होनी चाहिए। तीसरा है नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। चौथा है टीएलएम का प्रयोग कच्चा शिक्षण करते समय करना चाहिए। पांचवा है गृह कार्यों का निरीक्षण नियमित रूप से करना चाहिए। छठवां है इन बच्चों को कक्षा में प्रखर बच्चों के साथ बैठाना चाहिए। अब तीसवां प्रश्न है वाक दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। अथवा वाक दोष के प्रकार बताइए। अथवा हकलाने की समस्याएं क्या हैं। ये सब बोलने से संबंधित समस्याएं हैं। ये प्रश्न 2019 और ये वाक दोष के प्रकार बताइए 2019 में, और हकलाने की समस्याएं क्या हैं 2022 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। वाणी आधारित बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। वाक दोष निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। पहला है प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष, फंक्शनल आर्टिकुलेटरी डिफेक्ट। इसमें दिया है यह बालक वह होते हैं जो उच्चारण दोष से ग्रसित होते हैं। यह दोष ऐसा होता है जिसमें बालक शब्द का एक अक्षर बोलते हैं तथा दूसरे अक्षर भूल जाते हैं। जैसे पानी को सिर्फ पा कह देते हैं। कभी कभी यह बालक एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि गलत बोलते हैं। जैसे पहले पानी कहते हैं फिर मानी कहते हैं। कभी कभी यह ध्वनि को टेढ़ा करके बोलते हैं। यह प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष होता है। प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष के निम्नलिखित दो मुख्य कारण हैं। पहला है त्रुटिपूर्ण अधिगम, दूसरा है अंगीय दोष। इसमें है त्रुटिपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बालक को लाड़ प्यार के द्वारा जब सिखाया जाता है तो बालक शब्दों को गलत ही समझते हैं तथा गलत ही बोलते हैं। जैसे बालकों को बचपन में लाड़ प्यार से रोटी की जगह लोटी कहा जाता है। यह बालक प्रारंभ से ही लोटी सुनते सुनते अंत तक रोटी को लोटी ही कहते हैं। जबकि अंगी दोष के अंतर्गत कई बार मुंह की दोषपूर्ण बनावट के कारण अथवा सुनने की दोषपूर्ण अवस्था के कारण बालकों की वाणी में समस्या आ जाती है। अंगीय दोष वाले बालकों को यह सिखाना चाहिए कि यह बोलने वालों को ध्यानपूर्वक सुने तथा फिर बोले। इसके आगे है इस प्रकार के उच्चारण दोषी बालक 70 से 80% तक के होते हैं। इनमें से आधे बालक स, प, त, ड जैसी ध्वनियों को नहीं निकाल पाते, परंतु फिर भी यह बालक 10 से अधिक ध्वनियां गलत निकालते हैं तो इसे गंभीर दोष नहीं समझा जाता है। दूसरा है हकलाना, स्टैमरिंग। यह एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में सिर्फ 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित पाए जाते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बार बार दोहराते हैं। कभी कभी यह बोलते बोलते रुक जाते हैं और कभी कभी यह बोलते समय उलझन भी अनुभव करते हैं। जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आदि। इसके आगे दिया है बालकों की इन समस्याओं का मुख्य कारण गति की अयोग्यताएं हैं जो बोलने को प्रभावित करती हैं तथा स्नायुवाड़ी बंद न्यूरोटिक स्पीच ब्लॉकेज हो सकती है, पर इसे हकलाने से संबंधित दोष नहीं समझा जाता है। हकलाने पर किए गए कई अनुसंधानों से पता चला है कि 3 वर्ष की आयु से ही बालकों का हकलाना शुरू हो जाता है। कई अनुसंधानों के द्वारा यह भी पता लगा है कि हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार है, एंग्जाइटी मोटिवेट बिहेवियर का ही एक रूप है तथा अभिभावक व अध्यापक ही इसके उत्तरदायी होते हैं। हकलाने के 2 कारण माने जाते हैं।
पहला है वंशानुक्रम यानी जन्म से, दूसरा है वातावरण। इसके आगे है कई बार घर में बड़े लोगों के हकलाने का पूर्ण प्रभाव बालकों पर पड़ता है। अनुसंधानों से हकलाने का कोई भी अंगी ऑर्गेनिक कारण सामने नहीं आया है। इसका कारण भी पिता का व्यवहार हो सकता है। तीसरा है आवाज़ की समस्या, वॉइस प्रॉब्लम्स। आवाज़ की समस्या वह होती है जब एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए तथा किस परिस्थिति में उसे नीचा बोलना चाहिए। अतः यही स्वर दोष या आवाज़ की समस्या कहलाता है। इसके आगे दिया है आवाज़ की समस्या को दोष नहीं माना जाता है पर इसे समस्या का नाम दिया गया है। इस विषय में कर्टिस ने कहा है कि estimates vary but probably from 1 to 2% of school children present significant वॉइस प्रॉब्लम। आवाज़ की समस्या 3 प्रकार की होती है। पहला है एक स्वर में बोलना दोषपूर्ण माना जाता है, अर्थात बालक को बहुत ऊंचा बोलना या फिर स्तर से एकदम नीचे बोलना अर्थात उसका स्वर दोषपूर्ण होता है। दूसरा है वह आवाज़ जो बिना किसी उतराव चढ़ाव के ही स्वर में चलती है वह इस अवस्था में आती है। वह प्रवृत्ति या मुख्यतः शर्मीले बच्चों में पाई जाती है। तीसरा है गुण संबंधी दोष प्रायः कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आवाज़ में भारीपन, दूसरा है जोर जोर से सांस लेकर बोलना, तीसरा है नाक से बोलना, चौथा है आवाज़ में कसैलापन लाकर बोलना, मतलब कड़वापन होता है उनकी आवाज़ में, मीठापन नहीं होता है। पांचवा है अटक अटक कर बोलना। कई बार यह दोष अधिक होने से इन बालकों को चिकित्सकों की सहायता लेनी पड़ती है ताकि इनके कान, नाक व गले का इलाज कराया जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।